कैसे हो आप सारे? होपफुली सब तगड़े हो गए, सब बढ़िया। अब देखो ध्यान से सुनना, ईरान के जो लोग हैं ना, ठीक है, वो बिटकॉइन माइन कर सकते हैं सिर्फ $1300 में, या कर रहे थे या कर रहे हैं। $1300 में वो बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, एक बिटकॉइन। और एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है आज? इंडियन रुपीज के हिसाब से 1 करोड़ के ऊपर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कूद चुका है बिटकॉइन। और $1300 बनते हैं 1 लाख रुपए के आसपास बस। तो 1 लाख रुपए में वो लोग बिटकॉइन माइन कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए का वो उस बिटकॉइन को बेच रहे हैं या फिर अपने पास रख रहे हैं, उसकी वैल्यू उतनी है। तो मतलब ये हो कैसे रहा है? इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ये कैसे हो सकता है? ईरानी लोग कैसे कर सकते हैं? अब ध्यान से सुनना, इसमें ना ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको सुन के बड़ा सही फील होगा, ठीक है। कैसे कर पा रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। और ये रियल है, मतलब ऐसा हो रहा है, ईरान में ये हो रहा है। हालांकि इसमें थोड़े से ये है कि ईरान की गवर्नमेंट ये कर रही है और कुछ पॉलिटिशियंस कर लेते होंगे, ईरान के बिजनेसमैन कर लेते होंगे, या फिर कुछ ऐसे जो लोग हैं ना अंडरग्राउंड जो करते होंगे वो कर लेते हैं। आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये चीज करना, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट करने नहीं देती। हालांकि कर वो भी सकते हैं, ये भी चीज है कि कर वो सकते हैं, लेकिन ईरान की गवर्नमेंट करने नहीं देगी। उसके अपने रीजन है, वो आपको समझाऊंगा आगे में, ठीक है। पर इसके लिए ये समझना जरूरी है, पूरी चीजों को समझने के लिए, कि माइनिंग होती क्या है, माइनिंग का सेंस क्या है, बिटकॉइन माइनिंग का सेंस। और उसके लिए समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन बना कैसे था, क्योंकि उसी में ही माइनिंग का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज बताना भी मैं चाहता हूँ दोबारा, क्योंकि हालांकि मैं बता चुका हूँ पहले बिटकॉइन का जो सीन रहा है, लेकिन फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी जो है वो फ्यूचर है। देखो, भले ही उसकी फॉर्म चेंज हो जाए या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस आए क्रिप्टो करेंसीज में, रेगुलेशंस में, लेकिन क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, ये सच्चाई है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सीन क्या है कि बिटकॉइन जो है वो किसने इन्वेंट करा था? सतोशी नाकामोटो, वो बंदा जो कभी किसी को मिला नहीं, किसी को देखा नहीं उस आदमी ने, ठीक है। वो आदमी इन्वेंट करके चला गया। पर उसने करा क्यों था? करा उसने इसलिए था क्योंकि वो एक आम आदमी टाइप का इंसान था, और उसको ये लगा कि यार दुनिया में ये हमारा बेवकूफ बना रहे हैं जो अमीर लोग हैं, और गवर्नमेंट और बैंक्स हैं, गवर्नमेंट हैं, बैंक्स हैं बड़ी बड़ी, ये बेवकूफ बना रहे हैं इंसान का। इनकी वजह से हम लोग मुसीबत झेलते हैं, तो अपना मौज मस्ती काट रहे हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसा हुआ क्यों, ये सुनना आप। बात है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की। 2008 में हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस। क्यों आए थे फाइनेंशियल क्राइसिस, ये कंडीशन सुनना। हुआ क्या था कि बैंक जो थी ना, मोस्टली यूएस की, यूके की, वेस्ट कंट्रीज की, उनको पता नहीं कहाँ से ये रियलाइजेशन हो गई कि भाई हमें तो घुट्टी मिल चुकी है, अब हम पलट देंगे, मतलब हम इतने मालदार हो जाएंगे। हमें एक ट्रिक मिल गई है। ट्रिक क्या थी? क्या हम होम लोन देंगे। होम लोन कैसे देंगे, किसको देंगे? उनको ये लगा कि होम लोन जो है वो इतनी तगड़ी चीज है। क्यों है तगड़ी चीज? क्योंकि जैसे कभी आप किसी को कार लोन दे रहे हो, बैंक कार लोन दे रही है, ठीक है। अगर वो चुकता नहीं करेगा तो क्या होगा? उसकी कार जब्त कर लेंगे। लेकिन मान लो उसने गाड़ी ठोक दी, उसने गाड़ी को खराब कर दिया, या फिर गाड़ी की वैल्यू वैसे भी गिरती रहती है टाइम के साथ, पुरानी गाड़ी की। दूसरा, अगर किसी को स्टडी लोन दे रहे हो, नहीं पढ़ा वो, कुछ हो गया उसको, वापस कौन करेगा? हर चीज में एक रिस्क रहता ही है। पर होम लोन में कहाँ रिस्क है? अगर कोई होम लोन चुकता नहीं कर रहा है तो उसका घर जब्त कर लो। और होम लोन में तो सीधे सीधे ये भी है ना कि रियल एस्टेट है वो, तो उसके तो प्राइस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, और इसमें तो बैंक को लॉस तो है ही नहीं, विन विन सिचुएशन है होम लोन देने में। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई ये तो तगड़ी चीज मिल गई, और होम लोन देने शुरू करे बहुत तगड़े करके, ठीक है। बहुत होम लोन दिए इन्होंने। जो लोग नौकरी नहीं कर रहे थे, उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करा, ऐसे ही होम लोन देने शुरू कर दिया कि जब तो कर ही लेंगे प्रॉपर्टी, कहीं जा थोड़ी रही है। People who were earning like $1,000 a month working as a gardener or working as a hairstylist saying they were making $10,000 a month and nobody would check. लेकिन इन्होंने कभी ये रियलाइजेशन नहीं करा कि जब इसको तुम इतने बड़े लेवल पे कर दोगे, पूरी की पूरी जो मार्केट है उसको पता लगने लग जाएगा। समझाता हूँ कैसे। एक तो इन्होंने अपनी गलती के आगे एक और गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती क्या करी? इन्होंने बॉन्ड इश्यू कर दिए। अब मैं समझा देता हूँ इजी लैंग्वेज में। बॉन्ड इशू करने का मतलब ये होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनको ये होता है कि भाई हमारे पास से पैसे ले लो, हमारे पास पड़ा पैसा है 1 करोड़ रुपए, ले लो हमसे, और हर महीने हमें 1 लाख रुपए देते रहना, ठीक है। उनको ये होता है कि महीने की सैलरी बन जानी चाहिए, और बॉन्ड्स में होता है ये, ठीक है। हमसे ले लो 1 करोड़ रुपए, लेकिन 1 लाख रुपए महीने चाहिए हमें, और 5 साल बाद हमें हमारे 1 करोड़ भी वापस चाहिए। ये होता है बॉन्ड्स में, ठीक है। और ये सक्सेसफुली चलता भी है, बहुत चलता है। तो बैंक्स ने क्या करा, बॉन्ड्स बना लिए इन होम लोन्स के। क्यों? क्योंकि होम लोन्स की किस्तें तो वापस आई नहीं थी, स्पेशली स्टार्टिंग में जिन अच्छे लोगों को लोन दिया होगा तो उनकी तो किस्तें वापस आनी। अब ये जो इधर लोग बैठे हुए हैं बिजनेसमैन, जिनको ये चाहिए, बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनको 1 लाख रुपए महीने चाहिए और 1 करोड़ देने को तैयार है, उनसे पैसे ले लिए। तो जहां बैंक ने लोन दिया था उनको, ठीक है, होम लोन्स वालों को, वहीं बैंक ने अपने पैसे वापस ले लिए उन बिजनेसमैन वालों से, और उनकी जो किस्तें हैं, जो होम लोन देने वाले हैं, वो किस्तें सीधे बिजनेसमैन को पहुंचानी शुरू कर दी, जिनको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, ठीक है। मतलब बैंक बीच में कमीशन लेने वाला बन गया। उसके पैसे तो लोन देके और वापस आ गए 1 दिन में, 2 दिन में, जहां भी डील शाइन हो गई, जैसा भी हो गया, डील जितना जल्दी हो जाए, तो उनके पैसे तो 2 दिन में वापस आ रहे हैं और कमीशन हाथों हाथ मिल रहा है। तो उन्होंने क्या करा, उस पैसे से फिर से लोन देने शुरू करे, एक साइकिल शुरू कर दी। मतलब बैंक्स का, या फिर यूं मान लो कि जो बैंक्स के पीछे खड़े थे
प्राइवेट बैंक्स के, या फिर इवन अगर गवर्नमेंट बैंक्स भी उसमें शामिल रही हों, तो मोस्टली मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंक्स थी, तो उनको लगा कि अब तो हम अलग ही लेवल पे मालदार हो जाएंगे। ये लोग इतने ज़्यादा मतलब गलतियां कर रहे थे, खैर मुंह से तो कुछ और बोलना चाहिए, पर गलतियां कर रहे थे कि इन्होंने जो है ना, जैसे ये कुछ रेटिंग देने वाली कंपनीज होती हैं जो रेटिंग देती हैं कि भाई ये बैंक सही परफॉर्म कर रही है, इनकी बिजनेस सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है। इन्होंने उन रेटिंग वाली कंपनीज को भी खरीद लिया, वो रेटिंग्स भी इनको ए देती थी कि सेफ है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद वही होना था जो आप इमेजिन कर सकते हो। जब हर किसी को तुम लोन दोगे तो मामला फंसेगा, सब लोन नहीं चुकता कर पाएंगे। जो लोग मेहनती है ही नहीं, नशे करके पड़े रहते हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई भावना है नहीं, स्किल्ड नहीं है बिल्कुल भी, कुछ करना ही नहीं चाहते ज़िंदगी में, तो वो लोग लोन दे नहीं पाए, वापस होम लोन का पैसा दे नहीं पाए। और जब पैसा वो दे नहीं पाए, तो जिन बिजनेसमैन को बॉन्ड्स दिए थे, जिनको बॉन्ड्स खरीदवाए थे, उन लोगों के पास वो पैसा पहुंच नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनके जो बॉन्ड्स हैं वो तो एम्प्टी है, वो तो एक तरीके से उसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको होलो बॉन्ड्स कह लो या कुछ भी कह लो, एम्प्टी, बेकार। तो अब वो जो बिजनेसमैन है, इवन आफ्टर बैंक ये कह दे कि भाई हमारी तो डील साइन हुई थी, हमने तुम्हें कंडीशंस दिखाई थी, हालांकि वैसे उनके साथ तो गलत हुआ, उनको तो मंथली किस्तें जा ही नहीं रही, उन्होंने तो पैसे दे दिए तुम्हें, लेकिन मंथली किस्तें पहुंच ही नहीं रही उनके पास, क्योंकि लोन जो तुम्हारा गया था वो देने वाला लायक नहीं है। पर मान भी लेंगे भाई, चलो वो बैंक ये कह दे कि भाई तुम्हें मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी, हमारी गलती नहीं है, तब भी वो जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो छोटे बड़े मीडियम साइज के बिजनेसेस चलाते हैं। और जब उनके पैसे डूबेंगे, ये बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था 2008 के आसपास, जब उनके पैसे डूबेंगे तो उनकी इंडस्ट्रीज बंद होंगी, उनके बिजनेसेस बंद होंगे। उससे क्या होगा, नौकरियां जाएंगी लोगों की। तो जो लोग रियलिटी में भी नौकरी करके अपने होम लोन वापस कर रहे थे ना, उन लोगों की भी नौकरियां चली गई। तो जहां वो होम लोन प्रॉब्लम थे, जो लोग मेहनत नहीं कर रहे थे, वहाँ वो भी प्रॉब्लम बन गए जो लोग मेहनत करना चाहते थे। और ये एक ऐसी साइकिल, सर्कल क्रिएट हो गया कि पूरे मार्केट में बवाल क्रिएट हो गया कि भाई बैंक्स तो बेवकूफ़ बना रही है, इनके पास पैसे नहीं है और बैंक्स के पास भी पैसे नहीं बचे। मतलब ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया गंदा वाला। और जब ये हुआ तो गवर्नमेंट हमेशा बचाने आती है बैंक्स को। उसका रीज़न ये है, बैंक्स को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी, बिजनेसमैन को भी, उसका रीज़न ये है कि अगर कंट्री की बैंक ही ख़त्म हो गई या इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई तो बचाई क्या। तो इसीलिए गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती है कि इन बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को बचाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, गवर्नमेंट बचाए कैसे, इनको पैसे देके, पैसे कहाँ से देगी, पैसे छापेगी तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पैसे जितने बढ़ेंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो ये जो पैसा है, ये छपने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बैंक्स के पास जाएगा, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास आदमी के पास कहाँ आ रहा है। तो महंगाई तो उनको झेलनी पड़ेगी, अमीर आदमी को कहाँ महंगाई झेलनी पड़ती है। क्राइसिस में हमेशा यही प्रॉब्लम होती है मेजर एक। और यहीं पे सतोशी नाकामोटो जो है, वो एक प्रोबेबली एक आम आदमी होगा जिसका माथा खिसक गया, ब्रिलियंट आदमी होगा दिमाग से। उसने सोच लिया कि जो पैसे का खेल खेलते हैं ना बैंक और गवर्नमेंट वाले, इनका खेल ख़त्म करना है मेरे को। इनके पास से करेंसी यानी कि नोट यानी पैसे का कंट्रोल हटा दूंगा मैं। और उसने एक ऐसी करेंसी बनाने का स्टार्ट किया जो करेंसी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और वहीं से उसने बिटकॉइन का जन्म दिया। अब फिर आगे टेक्निकल हो जाता है। और उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ये ख़त्म करना है, तो उसने बिटकॉइन का एक ऐसा प्रोसेस बनाया जिसमें पहली चीज़ तो उसने ये करी कि बिटकॉइन जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, 21 मिलियन कॉइन्स। उसके अलावा बिटकॉइंस ना बनेंगे ज़िंदगी में भी और ना कभी होंगे। अब जब 21 मिलियन इसने फिक्स अमाउंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट पैसा छाप ही नहीं सकती। मतलब अगर बिटकॉइन गवर्नमेंट का करेंसी होती तो वो छाप ही नहीं सकती, और छाप नहीं सकती तो महंगाई नहीं बढ़ा सकती। मतलब ये है कि बिटकॉइन का जो कंट्रोल है वो उसके होल्डर पे चला गया। अगर जनता के पास बिटकॉइंस है, पैसे हैं, तो वही उसको कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने नंबर ही फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो गया। दूसरी चीज, बैंक का कंट्रोल। बैंक का कंट्रोल कैसे खत्म करा? बैंक क्या करती है आज की डेट में? हिसाब रखती है आपका, ठीक है। लोन्स वगैरह वो तो उसका बिजनेस है। आपके पैसे का क्या करती है? हिसाब रखती है, ठीक है, प्रॉपर रजिस्टर बना के रखती है। आपको कोई सिक्योरिटी भी करती है, पर सिक्योरिटी आजकल वैसे टाइप की नहीं रही है। अब नोट्स की सिक्योरिटी नहीं है, अब सिक्योरिटी जो है वो साइबर सिक्योरिटी है, और वो तो हर कंपनी करती है, हर बिजनेस करता है। मेन चीज उनका है कि हिसाब रखती है आपका, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो बस। और उससे ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आज के टाइम पे बैंक में नहीं है, तभी लोग बैंक में पैसे रखते हैं, अपने इन्वेस्ट करते हैं। तो बैंक्स क्या करती हैं? हिसाब रखती हैं आपका। तो सतोशी नाकामोटो ने वो भी सिस्टम बनाया कि मैं कराऊंगा माइनिंग। और माइनिंग करने वाले जो लोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं। आप माइनिंग करो, और माइनिंग का मतलब ही एक्चुअल में रजिस्टर बनाना है, मतलब हिसाब रखना है। जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बना दिए और उसने उसके बाद में प्रोसेस शुरू हो गया, तो एक सिस्टम बन गया कि हर 10 मिनट में एक ब्लॉक तैयार होगा और वो चेन में कनेक्ट हो जाएगा, वो ब्लॉक चेन बन जाएगी।
और हर 10 मिनट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो उस ब्लॉक में होंगी, मतलब उस रजिस्टर में होंगी। कोई भी दुनिया में बैठा हुआ बंदा जो है वो उस रजिस्टर को पढ़ के वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई इस आदमी से इस आदमी में पैसे गए, इसके पास इतने पैसे थे, बिटकॉइन थे, अब इतने हो गए, और ये पूरा सिस्टम हो गया। और उसके बाद में उसे टिक मार्क कर देगा, वेरीफाई कर देगा। उसके बाद वो एक पजल सॉल्व करेगा, मैथमेटिकल पजल। ये मैथमेटिकल पजल वो क्यों सॉल्व करा रहा था? क्योंकि उसे पता था कि आने वाले टाइम में कंपटीशन होगा, लोग माइनिंग करेंगे, सब पैसा कमाना चाहेंगे, बिटकॉइन कमाना चाहेंगे, तो माइनिंग करेंगे, तो एक कंपटीशन रखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है यार, 1000 सीट्स हैं लेकिन लाखों लोग हैं, तो एग्जाम को उतना ही टफ करना पड़ता है ताकि वरना हर किसी के फुल आ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ऐसे ही उसने मैथमेटिकल पजल बनाई, और जैसे जैसे अगर मान लो 10 मिनट का एक ब्लॉक है, उसको सॉल्व करने में अगर ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब माइनर्स कर नहीं पा रहे हैं, तो वो पजल जो है वो ईजी हो जाती है। और अगर वो पजल जो है वो जल्दी सॉल्व हो रही है तो हार्ड हो जाती है। इसलिए माइनर्स में कंपटीशन बन जाता है। लेकिन ये जो पजल सॉल्व होती है ना, ये हाथ से नहीं होती है या लैपटॉप से नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन से होती है। मतलब ये स्पेशली इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं इसी काम के लिए। और ये बहुत बड़ी बड़ी जो मशीन्स है ना, ये जब इस पजल्स को सॉल्व करती हैं तो उनकी अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उस पर नहीं जाते अभी और टेक्निकल हो जाएगा। और जब वो इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। जब बिटकॉइन माइन करता है ना कोई, तो 70-80% कॉस्ट तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की होती है। और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो ईरान झेल सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर लगे हुए हैं सैंक्शंस, और ईरान के पास बहुत सारा तेल है जो कोई खरीद नहीं रहा, और नेचुरल गैस भी है। तो ईरान जो है तेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और उससे अपना जो है बिटकॉइन माइन करवा रहा है, और उसका जितना भी खर्चा बढ़ता है झेल रहा है उसको। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो उनके पास है ही, और माइन करवा रहा है। बाहर और देशों में ये चीज पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से। और देशों में 30-40 लाख रुपए लग जाएंगे एक बिटकॉइन को माइन करने में। ईरान में 1 लाख रुपए भी नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सस्ती है वहाँ। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 6-7 रुपए पर यूनिट है, पर किलोवाट आवर। ईरान में सिर्फ 30 पैसे है। मतलब अगर 2000 रुपए इंडिया में आपका बिल आ रहा है ना, तो 2000 रुपए में मेरे हिसाब से 300-350 यूनिट्स हो गए। अगर 350 यूनिट्स को 30 पैसे पर यूनिट लगाओगे ना, 30 पैसे है सिर्फ वहां पे कॉस्ट, तो उस हिसाब से उनकी जो 90 रुपए, जहां आप 2000 दे रहे हो ना बिल, वो 90 दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती है, तो माइनिंग बड़ी सस्ती हो गई बिटकॉइन की। तो आप अंदाजा लगाओ कि दुनिया में कितना कुछ होता है। ईरान पे तुम सैंक्शंस लगा के उसको तेल बेचने से रोक सकते हो, लेकिन वो तेल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिसिटी से बिटकॉइन माइन करवाएगा, पैसे कमाने के तरीके ढूंढ लेगा। यही चीज रशिया भी कर रहा है, और रशिया तो इनफैक्ट ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि रशिया जो है वो ठंडा इलाका है। रशिया के ऊपर वाला जो एरिया है वो तो ग्लेशियर से ही मिलता है, सीधे आर्कटिक से मिलता है। जब ये मशीन्स चलती है ना, तो एसी का बिल ज्यादा अच्छा खासा होता है, क्योंकि उन्हें ठंडा करना पड़ता है। अब रशिया तो है ही ठंडा इतना, तो उनके लिए तो और भी ज्यादा आसान है, तो रशिया भी ये इस्तेमाल कर रहा है। तो जो सैंक्शंस हैं तेल पे लगने वाले है, वो तरीके ढूंढ रहे हैं लगातार। देश का जो इंटेलिजेंस होता है वो कितनी ज्यादा तेजी से और कितना ज्यादा दिमाग लगा के काम कर रहा होता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो ईरान ये रियलिटी में कर रहा है, और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है बिटकॉइन माइनर्स के साथ, क्योंकि कॉम्पिटिशन में खड़े ही नहीं हो पाओगे आप। बाकी कंट्रीज कैसे खड़े होंगे इस कंपटीशन में? इंडिया, चाइना ये बिटकॉइन माइन नहीं करते। चाइना में तो शायद बैन ही है, इंडिया भी बैन नहीं है, लेकिन इंडिया में भी कोई नहीं करता, क्योंकि सेंस नहीं बनता। हम बाहर से ऑयल खरीद रहे हैं, अपने देश में लेके आ रहे हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में बना के पैसे खर्च करें, क्योंकि ऑयल तो हमें खरीदना ही पड़ेगा ना, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी से उससे माइन करें, तो फायदा क्या हुआ? हम इतना इन्वेस्टमेंट डाल दें और बाद में पता चले कि ईरान तो कॉम्पिटिशन में आ गई, नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, 1 लाख रुपए में माइन कर रहा है, क्या सेंस बनेगा? ऐसे ही चाइना है। तो गेम जो है वो दुनिया में बड़ा ही कैड़ा चल रहा है।